ल्यूसेंट सीरीज कंटिन्यू चल रहा है, ल्यूसेंट ज्योग्राफी। इसी क्रम में ये हमारा चौथा क्लास जा रहा है। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप, इन दोनों को हम लोग देखेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। तो ये हमारा अर्थ है। अर्थ के इस दरार से जो भी पिघला हुआ लावा हो या राख हो, भाप हो तथा कोई भी गैस जो बाहर निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं, अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। ये देखो, ज्वालामुखी कुछ ऐसा होता है, इधर से निकलता है ऐसे 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 करके, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रैटर कहते हैं। ठीक है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। जो बाहर जो लावा उड़ उड़ के बाहर में आता है वो क्या होता है? तुरंत ठोस में बदल जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडर कहते हैं। इसमें आगे ये कहा गया है कि उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जो गैस में निकलते हैं उसमें क्या होता है? वाष्प क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला है पेल टीयर्स। पहले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। इसमें क्या होता है? हमेशा ये उद्गार होते रहता है, ये हमेशा एक्टिव रहती है। वर्तमान में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बली। तो एटना और स्ट्रोम्बली क्या है? ये एक तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पे? इटली में। क्लियर। मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है, वहाँ पे एक कोलिमा ज्वालामुखी है, वो बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक उद्गार हो चुका है। 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। सोचिए कहाँ का? ये मैक्सिको का है। कौन सा नाम है इसका? कोलिमा ज्वालामुखी है। और एटना स्ट्रोम्बली कहाँ का ये ज्वालामुखी? इटली का है। ये एक कैसे किस तरह का ज्वालामुखी है? तो ये एक तरह से सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बली स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। किसमें? तो स्ट्रोम्बली में, जिसे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बली कहते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रोम्बली को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू द्वीप हवाई द्वीप। किलायू जो है, किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। कहाँ पे है? हवाई द्वीप यूएसए पर है। दूसरा हमारा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। पहला था सक्रिय, ये क्या है? प्रसुप्त। इसको हम लोग कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। मतलब कि अभी हाल फिलहाल में नहीं हुआ लेकिन भविष्य में इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। जैसे कि विसुवियस भूमध्य सागर का, क्राकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य का, फ्यूजियामा जापान का, मेयन फिलीपींस का, इन सबों में ये एक डोरमेंट ज्वालामुखी है, यानी कि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अभी तो इसमें क्या है कि उद्गार नहीं हुआ लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। और इसमें जो तीसरा आता है वो होता है हमारा शांत ज्वालामुखी। क्या होता है? शांत ज्वालामुखी। वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है। यानी कि वो पहले भी उसमें उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी उसमें कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है, उसको हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण हैं को सुल्तान एवं देवबंद ईरान का, पोपा म्यांमार, किलीमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। ठीक है। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी का जो अधिकांश भाग है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा प्रशांत महासागर के परिमेखला को क्या कहते हैं? तो अग्निवलय, या फिर अग्निवलय पूछे तो प्रशांत महासागर टिक करके आना है। क्लियर। अगला है इसमें सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका में है एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? अमेरिका में है और एशिया महाद्वीप के तट पर स्थित है। फिर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। ये भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी
नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। गेसर, पहला क्या है? गेसर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगती है। क्या कह रहा है कि बहुत सा ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसमें उद्गार के समय दरारों और सुराखों से होकर जल और वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर कहते हैं। जैसे कि ओल्ड फेथफुल गेसर, यह यूएसए का येलो स्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट क्या होता है? उद्गार होते रहता है। अगला पॉइंट है धुआंरे। क्या है? धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया में अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी का जब अंतिम स्टेज होता है वो धुआंरे उसका प्रतीक है। इसमें क्या होता है कि गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोल फतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरे की घाटी कहा जाता है। वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। किसको? अलास्का के कटमई पर्वत को। याद रखना है, अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरे की घाटी, ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ईरान का को सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। अब कुछ देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? कोटापैक्सी। इसकी ऊंचाई कितना है? 19,613 फीट। ये कहाँ पे? इक्वाडोर में स्थित है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापैक्सी। ये कहाँ पे है? इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ये है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। ये दोनों याद रखना, कोटापैक्सी और ओजस डेल सलाडो। अगर पूछ रहे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटापैक्सी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो। ठीक है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी वो एकांक गुहा है। क्या है? एकांक गुहा है। कौन सी? एकांक गुहा है जो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 5960 मीटर है। तो ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी था। इसको आप लोग इसके मेन पॉइंट्स को नोट करके याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब हम लोग भूकंप का थोड़ा सा देखेंगे, भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा है जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। एक पॉइंट क्या से किधर हुआ कि भूकंप के अध्ययन क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला होता है प्राथमिक अथवा पी तरंग, या तो प्राथमिक तरंग बोल दीजिए या पी तरंग बोल दीजिए, अंग्रेजी में प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। क्या याद रखना है? ध्यान रखिए, यह किसी भी माध्यम में गुजर सकती है। इसका औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह सबसे पहले पहुंचती है किसी भी स्थान पे। ठीक है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है। अगला क्या है उसको देखिए। अगला हम लोग का द्वितीय तरंग। क्या है? द्वितीय तरंग। इसे देखते हैं। द्वितीय तरंग अथवा एस तरंग, सेकेंडरी वेव इसको हम लोग कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस पदार्थों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी वेव था, पी वेव था, वो किसी भी माध्यम से होकर गुजर सकती है, लेकिन जो एस वेव्स है वो सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से होकर ही गुजरती है, और तरल माध्यम में क्या होती है? लुप्त हो जाती है। उसका औसत गति था 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और जो एस वेव है इसका औसत गति है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? आगे चलिए। तीसरा है हमारा सतही अथवा एल तरंग, सरफेस और एल वेव्स। इसे हम लोग धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा करते हैं। किसे? सरफेस वेव को या एल वेव को। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। कई बार इसे लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम आर वेव भी है, रे लाइट वेव्स। ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। कहाँ तक ये सीमित रहती है? तो धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही तरंग अत्यधिक विनाशकारी होती है। ये क्या होती है? अत्यधिक विनाशकारी होती है। इसको ध्यान रखना। सबसे अधिक जो विनाश करता है वो कौन सा करता है? एस वेव करता है। तो पी वेव, आर वेव और एस वेव याद रखना है। इसको अच्छे से पूरे पॉइंट को क्लियर रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला हमारा सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को जिस हम यंत्र से मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके कुछ व्यवहार है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है, वह कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने से घट जाता है।
जितने तरह के तरंग हैं, अगर वो हाई डेंसिटी सब्सटेंस से गुजरेंगे तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर वो कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरेंगे तो उसका वेग क्या होगा, उसका जो घनत्व, उसका जो क्या है वेग है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहाँ पर उसका वेग कम हो जाता है। अगर पूछे कि पृथ्वी की तरंग से कौन सा वेग गुजर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स, और वहाँ पे भी सेंटर पे भी उसका वेग क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है गौण तरंगे। गौण तरंगे द्रव्य पदार्थ से में से नहीं गुजर सकती है। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है, इनको ध्यान रखना है। अब देखिए, विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपवर्तित होती रहती है, ठीक है। आइए कुछ पॉइंट्स जो भूकंप से रिलेटेड है। पहला है केंद्र। भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के पास पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंग अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। तो कौन सी मार्ग पर यात्रा करती है, अवतल मार्ग पर। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगे पहुंचती है। कितनी दूरी तक, तो 11,000 किलोमीटर की दूरी तक। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती है। और इसके बाद जो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया क्षेत्र, शैडो जोन कहते हैं। याद रखिएगा इसको। क्या याद रखना है इसमें कि भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी पर पी और एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंग लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपरिवर्तित रहती है हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग कितना, 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो जोन, छाया क्षेत्र कहते हैं। शैडो जोन कहते हैं, यानी कि छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है वो देखो। अगला है अधिकेंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इपिक सेंटर बोलते हैं। भूकंप के केंद्र यानी कि भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यानी लोग ये अर्थ है, इस पॉइंट पे भूकंप क्रिएट हुआ, सेंटर इसका यहाँ है, इसके जस्ट ऊपर वाले जो जगह होगा धरती पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है, तो पी तरंगे पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। अगला है कि अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अगर समुद्र के अंदर भूकंप हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें हम लोग भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल होते हैं, रॉसी फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिक्टर स्केल। ये याद रखना, सिस्मोग्राफ और याद रखना रिक्टर स्केल। बात खत्म है इसमें। अब थोड़ा रिक्टर स्केल के बारे में जान लो। भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली स्केल रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली। अगर उससे अधिक है तो बहुत शक्तिशाली। तो रिक्टर स्केल में क्या होता है, भूकंप के हम लोग पैमानों को नापते हैं। इस पे जो पाठ्यांक होता है वो 1 से लेकर 9 तक होता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने की थी। तो ये था हमारा लुसेंट का L4। इसमें हम लोगों ने मेनली ज्वालामुखी और भूकंप को देखा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।